नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है समीर और प्रतिमा। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की जांच सीबीआई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है जांच। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से गनीमत है, पानी का चालान नहीं काटा गया। हाईकोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस और एमसीडी को फटकार भी लगाने की खबर है। मामले में बड़े अफसर भी शामिल हो सकते हैं, ये बात भी हाईकोर्ट के समक्ष आई है। और बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद ये अहम कोर्ट की सुनवाई, जिसमें तमाम जानकारियां सामने आई हैं। और इसी खबर से जुड़ी एक अहम जानकारी आपको दे दें। 3 छात्रों की मौत की सीबीआई अब जांच करेगी, ये तय किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है आपको बताते हैं। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की सीबीआई जांच होगी। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं। एमसीडी कमिश्नर ये सुनिश्चित करें कि नालियां चालू हों। अवैध निर्माण को तुरंत हटाया जाना चाहिए, ये कहा है हाईकोर्ट ने। भौतिक, वित्तीय, प्रशासनिक बुनियादी ढांचे पुराने हो गए हैं। मौजूदा समय की जरूरत के मुताबिक ये ढांचे नहीं हैं। सब्सिडी योजनाओं की वजह से दिल्ली में पलायन बढ़ा है, यह भी कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से। डीयूएसआईबी और एमसीडी की वित्तीय सेहत भी ठीक नहीं है। एमसीडी कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं दे पाई। हालिया घटनाओं से साबित होता है कि आदेश का पालन नहीं किया जाता। इन तमाम बातों का जिक्र दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली सरकार को भी हाईकोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई है और इस दौरान कहा गया है कि आपकी पिछली कैबिनेट बैठक कब हुई थी, ये सवाल पूछा गया। इसके अलावा पिछले 6 महीने से कैबिनेट बैठक क्यों नहीं हुई, ये सवाल भी हाईकोर्ट द्वारा पूछा गया। दिल्ली में कोई प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हो रहा है, इस पर भी जवाब मांगा गया। हमें बताएं आपकी अगली कैबिनेट बैठक कब होगी। इसके अलावा हम प्रशासनिक अराजकता से निपट रहे हैं, इस पर भी हाईकोर्ट की ओर से जोर दिया गया। तो जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में हमने देखा है दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई गई है और कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। ऐसे में अब क्या रुख रहने वाला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, गौर करने वाली ये बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ना सिर्फ राजेंद्र नगर की घटना बल्कि जो दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सवाल खड़े किए और कहा है कि जो आधारभूत सुविधाएं थी 75 साल पुरानी हैं और आज की खासकर उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है इस तरीके से जो फ्रीबाइज चल रही हैं उसकी वजह से वित्तीय ढांचा है वो तमाम एजेंसीज का एकदम धराशायी हो गया है। वो बहुत बुरी स्थिति में है, जिसकी वजह से ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ना कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ढंग से काम हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में एक इस चीज़ को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं वो होंगे, एमसीडी कमिश्नर होंगे, साथ साथ में जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी जो है इस मामले में 8 हफ्तों में दिल्ली हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यानी कि जो मौजूदा सरकार है उस पर सवाल खड़े किए, साथ में कहा कि एमसीडी की वित्तीय स्थिति वो अच्छी नहीं है। साथ में ये कहा कि दिल्ली में जो कैबिनेट बैठक है वो नहीं हो पा रही, इसकी वजह से नए प्रोजेक्ट जो वो शुरू नहीं हो पा रहे। साथ में ये भी कहा कि एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है उसकी वजह से 5 करोड़ या उससे ऊपर के जो मामले हैं उस पर फैसला नहीं लिया जा पा रहा है, तो उस सबको एक रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। वहीं दिल्ली पुलिस की जो जांच है उस पर भी सवाल खड़े किए और कहा है कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो बड़े अजीब तरीके से है, यहाँ तक कि तंज भी कसा। कहा कि शुक्र है कि दिल्ली पुलिस ने उस बरसाती पानी का और जो है मुकदमा दर्ज नहीं कर दिया, उसका चालान नहीं कर दिया जो अंदर घुसा था, क्योंकि जिस तरीके से राह चलते हुए एसयूवी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे भी नाराजगी जताई और इस मामले की जाँच जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। न सिर्फ सीबीआई को ट्रांसफर किया है बल्कि जो मूर्ख सतर्कता आयोग है सीबीसी, उसको भी उसके एक अधिकारी को नियुक्ति की बात की है जो सीबीआई की जांच पर जो है पूरी नजर रखेगा, क्योंकि कहा गया है कि इसमें सारे दोबारा लौटूंगी। इस बीच कुछ और जानकारियां इस पूरे खबर से ताल्लुक रखती हुई आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बने कमेटी, ये हाईकोर्ट में कहा गया है, और कमेटी में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर, डीडीए वाइस चेयरमैन होंगे। 8 हफ्तों में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। दिल्ली की बुनियादी जो हालात हैं, बुनियादी जो ढांचे हैं, उनमें सुधार की रिपोर्ट के तहत इस कमेटी को तैयार किया गया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बड़ी बात कही है, कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र नगर से सुमंत कुमार जुड़ गए हैं।
सुमंत, आपके साथ हमें स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं। जो बात कही गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाने को लेकर, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर होंगे, एमसीडी कमिश्नर होंगे, डीडीए के वाइस चेयरमैन भी होंगे, क्या वो संतुष्ट है या फिर उन्हें लगता है कि कुछ और बातें भी हैं जिन्हें संज्ञान में लिया जाना जरूरी है? देखिए प्रीति, निश्चित रूप से जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, सभी छात्र ने हाई कोर्ट की कार्रवाई को लेकर जो खुशी जताई और जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, छात्र खुश जरूर है प्रीति, लेकिन संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अभी इस मामले में लड़ाई और बाकी है। पिछले एक हफ्ते से लगातार अगर आप देखें तो राउज इंस्टीट्यूट के बाद छात्र लगातार धरने पे बैठे हैं। कुछ छात्र अभी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपा, एक कमेटी के गठन की बात की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आप लोग कैसे देखते हैं हाई कोर्ट के इस फैसले को? हम हाई कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हैं, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि आज एक हफ्ता भर होने वाला है, सैटरडे का इंसिडेंट है, फिर हफ्ता भर होने वाला है और अभी तक कोई जांच एकदम स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। तो हाई कोर्ट के इस डिसीजन का हम सराहना करते हैं। कुछ और छात्रों से बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलने गए थे इस मामले को लेकर, आपका क्या कहना है, आप इस फैसले को कैसे? सर, हाई कोर्ट के जो सीबीआई केस पर हमारा जो पॉइंट था, एक डिमांड रही थी कि हमें सीबीआई केस का चाहिए, तो वो हाई कोर्ट ने हमें दी है, इससे हम बहुत खुश हैं। लेकिन हमारी अभी डिमांड सारी पूरी नहीं की गई है। सर, 7 दिन से हम यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से अगर मुझे बताएं और क्या डिमांड है आप लोगों को? सर, सारी डिमांड यही रहेंगी। बेसिक की कंपनसेशन जो दिया गया है वो अच्छे से प्रॉपर नहीं दिया गया है। सर, अभी तक सारी चीज़ें मेंटेन, लाइब्रेरी सील कर दी गई। सर, हमें अभी मेंस आ रहा है, उसका एमसीडी क्या जवाब दे रही है? सर, हमारा एक क्वेश्चन ये भी है, जो बेसमेंट में एनओसी दी गई थी, सर हम जब स्टूडेंट एनओसी निकाल सकते हैं तो पुलिस वाले 7 दिन से क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, जो प्रीति, मैं एक तस्वीर आपको जल्दी से दिखाऊं। इन्होंने एक एनओसी की कॉपी निकाली है उसी राउज इंस्टीट्यूट के बारे में, और एनओसी पे जिन अधिकारियों का हस्ताक्षर है, इनका कहना है कि जब मैं छात्र होके अगर एनओसी निकाल सकता हूं तो फिर जूनियर अधिकारियों पे, कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पे कार्रवाई नहीं होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, जो जिम्मेदार अधिकार हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं गई है? सर, बेसमेंट के 1 साल से लाइब्रेरी चल रही है, स्टोरेज की परमिशन दी गई है, इसमें क्यों नहीं हो रही है उनकी कार्रवाई? ऐसे सर छोटे छोटे अधिकारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक पे सर अगेंस्ट चाहिए हमें। शायद यही वजह है कि हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। एक तस्वीर मैं दिखा दूं कि इस घटना के बाद अगर आप देखें तो राउज इंस्टीट्यूट के बाहर लगातार ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये सब ड्रेनेज सिस्टम की सफाई में यहाँ पे जुटे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं हादसे के बाद जरूर सिस्टम जागा है, लेकिन हादसे से पहले सब सो रहे थे। कुछ और छात्र, जल्दी से कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, आप जो कह रहे हैं ना, ये बात ऐसी है कि अब पछता होने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये प्रेशर स्टूडेंट का बना है, इसलिए ये सब चल रहा है। दूसरी बात ये है सर कि माननीय न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया है, हम इससे संतुष्ट है। लेकिन और एक बात है कि सीबीआई जांच करेगी तो कंप्लीट कब करेगी? 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल, 10 साल? तो ये एक टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए। दूसरी एक चीज है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसको इसमें लेके आना चाहिए। और बात ये उनके एक सीनियर ऑफिसर की निगरानी में हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले का बहुत दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि हम 7 दिन से जैसे दिन रात लगे हुए हैं, इतनी जल्दी सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा अलाउ करना, ये काफ़ी बड़ी जीत है हम छात्र एकता के लिए और सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए। इसके साथ ही जब ये हमें एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ एनसीडी के खिलाफ और दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जब ये जांच केंद्र सरकार के पास जाती है तो हमें पूरा नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार या भारत सरकार जो है ये बहुत सही समय पर सीबीआई इंक्वायरी पूरा करेगी। हम हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब हमारी उम्मीद है कि जो जांच अब होगी वो निष्पक्ष होगी और जो बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। जिस प्रकार उन भैया ने भी एनओसी दिखाई, इसमें बड़े बड़े जानकारी के लिए। साथ ही जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया। तो 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस पूरे मामले में, जिस तरह से बच्चों की, छात्रों की जान गई है। पहला डेवलपमेंट ये कि सीबीआई जांच करने की बात की गई है इस पूरे घटनाक्रम में। दूसरी बात ये कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार करेगी कि किस तरह की दिक्कतें थी और दोबारा इस तरह की दिक्कतें ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शेल्टर होम मौत मामले में भी एक्शन हुआ है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार ने 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मांगी गई है रिपोर्ट। आशा किरण शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत हुई थी।
दिल्ली के रोहिणी इलाके के आशा किरण शेल्टर होम में रहस्यमय तरीके से मौत के कई मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 8 महीने में 14 लोगों की मौत हो गई है। मौत के मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार सख्त है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शेल्टर होम में हो रही मौतों के मामले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जांच करने का निर्देश दिया। आतिशी ने 48 घंटे में इस जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। आतिशी ने कहा कि जनवरी 2024 से अभी तक इस शेल्टर होम में 14 मौतें हो चुकी हैं और साथ ही इन मौतों की वजह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कुपोषण बताई गई है। इससे शेल्टर होम में सुविधाओं की कमी के बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में ये बात सच साबित होती है तो इस तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही। मेरी ये मांग है, इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिन लोगों के कारण, जिन लोगों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये मौतें हुई हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब से कुछ देर पहले दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने बताया कि उन्होंने 48 घंटे में इस पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट मांगी है। आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही से बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। आशा किरण होम्स में जुलाई महीने में ही 14 बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है। इस पर विधायक विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, आप अभी अंदर गए हैं, क्या बात हुई और क्या मिली है? गंभीर मामला है और इस सारे मामले में बात सामने आई है कि 32 बच्चे यहाँ से हॉस्पिटलाइज हुए हैं इस महीने, जिसमें से 14 की मौत हो गई और उसकी सीधे जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। सर, क्या कारण क्या बता रहे हैं कि कारण कुपोषण एक कारण है, फूड पॉइजनिंग, डायरिया इसका एक कारण है और ये तमाम बच्चे अम्बेडकर हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। ये युवा, इसमें एक माइनर की डेथ हुई है, 6 लेडीज़ की डेथ हुई है। सर, पानी पीने का भी बता रहे हैं तो पानी कंटेमिनेटेड वाटर की बात आ रही है और कुपोषण की बात सामने आई है और ये मौतों का सीधे जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, ये बात सामने। इस बात को आप विधानसभा में उठाएंगे? निश्चित रूप से सदन की मांग करेंगे। और दिल्ली के रोहिणी में जिस शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत हुई, TV9 ने उस शेल्टर होम में जाकर हकीकत को जानने की कोशिश की। आप भी देखिए अंशुमन यादव की यह रिपोर्ट। रोहिणी के आशा किरण होम्स में बच्चे और महिला समेत 13 मौतें हुई हैं आशा होम्स के अंदर, जो कि अपने आप में काफ़ी रहस्यमय कारण बताया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि अंदर जो मेंटली रिटायर्ड लोग होते हैं उनको यहाँ एडमिट कराया जाता है। पिछले 1 महीने में 14 मौतें अपने आप में एक सवाल खड़ा करती हैं। अभी स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता यहाँ के जो एडमिट हेड है उनसे मिलकर आए तो उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर संख्या अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुपोषण का भी लोग शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पीने का जो पानी है वो प्रदूषित होता है, जिसकी वजह से जो लोगों की जो है मौतें हो रही हैं। पूरे मामले को अब ये विधानसभा में उठाने की बात कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ पर अब तक मतलब जुलाई से अब तक लगभग 27 से 37 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें अभी जुलाई महीने में ही जो लोग एडमिट हुए थे उनमें 14 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली के मयूर विहार में 2 मौत के बाद राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने एलजी से डीडीए अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
मयूर विहार में नाले में डूबने से मां बेटे की मौत पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि डीडीए की लापरवाही की वजह से ये मौतें हुई हैं। उनका आरोप है कि हादसे के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू करने की बजाय सीमा को लेकर लड़ रही थी। कि डीडीए के तहत आने वाला एक नाला, एक 15 फीट खुला नाला जिसके ऊपर ढक्कन, मैनहोल के ऊपर कवर ना लगे होने की वजह से एक बच्चा और एक मां की मृत्यु हो गई। 23 वर्षीय वो महिला और 2.5 इयर्स का वो बच्चा, आपने अखबारों में पढ़ा, दोनों चिपके हुए मिले। क्यों अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं एलजी? क्यों इस्तीफा नहीं देते? आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने एलजी को खत लिखकर घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है। एनसीडब्ल्यू चेयरमैन रेखा शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मेन्यू है इनका और ये खाने की तस्वीर मैंने दिखाई है जिसमें फंगल लगी हुई है खाने में। एक बोल में कितना पुराना रोटी और दाल है वो दिया जा रहा है। और इसमें अगर आप मेन्यू देखें तो इसमें मटर पनीर है, चावल, दाल, दही सब दिखेगा आपको मेन्यू में। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, ना अंडा मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चों को भूखमरी से बच्चे भी मर रहे हैं, भूखमरी से भी। जुलाई में ही 14 लोग, ये हर महीने लगभग 3 लोग मर रहे हैं। पूरी कुछ नहीं, पूरी आप कहेंगे कि दाल में काला है, काली ही दाल है यहाँ। और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने मांग की है कि एलजी साहब मयूर विहार हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लें और पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सारे सातों के सातों सांसद, भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब इसी दिल्ली के बॉर्डर पे मयूर विहार फेज 3 और खोड़ा कॉलोनी के बीच में डीडीए के नाले को खुला छोड़ने की लापरवाही की वजह से एक मां और एक बच्चे की जान जाती है, भाजपा को कुछ नहीं दिखाई देता, फिर वो काला चश्मा पहन लेती है। केंद्र सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता कि डीडीए की लापरवाही में कोई कार्रवाई भी करने की जरूरत है। भाजपा के सारे नेताओं को किस कोने में कमरे के बंद कर दिया गया है, किसी को सांस नहीं आ रही। भाजपा के नेता प्रदर्शन करना भूल गए, एलजी साहब के ऑफिस ने सूत्रों के हवाले से बयान देना भूल गए, केंद्र सरकार को दिखाई देना बंद हो गया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बाबुओं की सेवा करने वालों के घरों पर कल यानी शनिवार को बुलडोजर चलने जा रहा है। प्रशासन के अनाउंसमेंट के बाद लोग परेशान। ये बेबसी है बेघर होने की, आंसू थम नहीं रहे हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर के पास रहने वाले हर किसी के चेहरे पर गम है। कई ऐसे लोग भी हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर अब बेघर होने, आशियाना छिन जाने का ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका ये आशियाना भर नहीं बल्कि जिंदगी भर की यादों का बसेरा है। 70-80 साल से यहाँ रह रहे हैं। आशियाना छिन जाने के बाद यादों पर भी बुलडोजर चल जाएगा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस में शुक्रवार यानी आज तक घरों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और लोगों ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। लोग यहाँ पर रिंग रोड जो है उसको भी जाम कर दिया पूरी तरह से। हमारे तो आंसू आ रहे हैं हमारे घर, क्या करें, परेशान है, इतने परेशान है कि हम जाएगा, कोई छत नहीं, कुछ नहीं। मेरे को यहाँ से हमारा समझ लो ब्याह के मैं यहीं आई थी, हाँ यहीं आई थी मैं, यहीं से हमारा वो हुआ था। हमारा ससुर का भी देहांत हो गया यहीं पर। वो 18-20 साल के थे जब भी आए थे यहाँ पर, तब से वो यहीं रह रहे हैं और सब चीज़ यहीं था। दिल्ली में सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके के घरों को तोड़े जाने के खिलाफ प्रभावित होने वाले लोगों ने कल प्रदर्शन भी किया था। किस हाल में लोग रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता शालिनी वाजपेयी। ये लोग हैं जो कि यहाँ खैबर पास इलाका है सिविल लाइंस के पास का, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और ये एरिया देखिए, सैकड़ों लोगों का जो यहाँ पर घर है उस पर बुलडोज़र चलने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कल बाकायदा दिल्ली पुलिस
यहाँ पर पहुँची और उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस इलाके को खाली कर दें और यहाँ पर नहीं तो बुलडोज़र चलने जा रहा है। यहाँ पर बुलडोज़र चलने का खतरा है। लोग किस तरह से रह रहे हैं वो आप तस्वीरों में देखिए। 192 के आसपास यहाँ पर घर हैं कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं और इनका घर की स्थिति देखिए। इसको खाली करने के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला है और सीधे कल दिल्ली पुलिस पहुंची यहाँ पर और वो अनाउंसमेंट करने लगी कि जल्द इसको खाली कर दे, यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। लोगों ने कहा हम उस वक्त अचानक से कैसे जा सकते थे, हमें थोड़ा सा कम से कम वक्त तो दिया जाता। और दिल्ली पुलिस के मालखाने में भीषण अग्निकांड की खबर है। वजीराबाद पुलिस स्टेशन के मालखाने में भीषण आग लग गई। आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। मौके पर 7 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली पुलिस का ये मालखाना जो कि आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों में। और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मौके पर 7 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक के सबूत नहीं मिले। मामला सिर्फ पटना हजारीबाग तक ही सीमित है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सत्य से सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है। नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह के व्यवस्थागत उल्लंघन न होने और दोबारा परीक्षा आयोजित न कराने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारी सरकार के स्टैंड को साबित कर दिया है। भारत सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और जीरो एरर परीक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लाखों मेहनती छात्रों के हित की रक्षा करने और उन्हें न्याय देना हमारी प्राथमिकता है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निर्देशों को अक्षरशः लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा कैंसिल नहीं करते हुए कहा था कि परीक्षा की सूचिता प्रभावित नहीं हुई है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि कोई सिस्टमैटिक गलती हुई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने एनटीए को नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि इसी साल समाधान निकालना होगा ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। कृषि मंत्री शिवराज चौहान का कांग्रेस पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि शकुनी से तुलना कर दी है विपक्ष की, कोई छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं है। शिवराज ने कहा शकुनी चौसर चक्रव्यूह का संबंध अधर्म से है। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की?
माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। और राज्यसभा में आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने ऐसा कुछ कहा कि पूरा सदन ठहाके मारकर हंस पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला उनके पति अमिताभ बच्चन के नाम से जुड़ा है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। और नजूल विवाद पर अखिलेश का नया पोस्ट सामने आया है। नजूल लैंड का मामला घर उजाड़ने का फैसला है, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता, बीजेपी घर परिवार वालों के खिलाफ है, ये बात अखिलेश यादव की ओर से कही गई है। बीजेपी वाले मकान भी छीनना चाहते हैं। नजूल विवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने TV9 से बातचीत में कहा कि विधायकों की आम सहमति से ही नजूल वाला फैसला लिया गया है, साथ ही सहयोगी दलों से भी बात कर ली गई है। नजूल जमीन से जुड़ा हुआ विधेयक सेलेक्ट कमेटी को चला गया है, लेकिन अब उसके आगे क्या? तो क्या पहले से इस तरीके की अंदेशा नहीं था कि विधायक जो है बीजेपी के अधिकतर वो इसके पक्ष में नहीं है? जब विधान परिषद में ये विषय आया था तो सदन में सबकी सहमति इस विषय को लेकर थी कि इस पर और बातचीत, व्यापक रूप से इस पर विचार विमर्श हो, और नियमों में ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ कि इस पर और विचार विमर्श व्यापक तरीके से हो और इसके लिए प्रवर समिति को सौंपने की व्यवस्था है। तो सबने ये तय किया सहमति से कि इस पर बिल पर और गहनता से विचार विमर्श की आवश्यकता है, और इसके लिए ये प्रवर समिति को सौंपा गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने इसमें आदेश किया, सभापति जी ने, और सभी लोगों की इसमें सबकी सहमति है, सर्वसम्मति से, और 2 माह में समय दिया गया। 2 माह में समिति जो भी सुझाव होंगे उन सुझावों के आधार पर आगे व्यवस्था बनाएगी। और वहीं नजूल विवाद पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। अजय जी, क्या चल रहा है ये? बीजेपी के अलाइज पार्टनर भी, बीजेपी के अंदर से भी, मतलब विरोध तो विपक्ष का था, अब तो अंदर से भी बात शुरू हो गई है। देखिए पंकज जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसी का परिणाम है ये बिल भी। जब आपस में कोई डिस्कशन, कोई चीज़ होती है या आपस में कोई बात डिस्कस करके जब वो पटल पे आएगी तो मुझे लगता है तब तो पास हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि आपस में जो पहले से चीज़ें चल रही हैं वो दिन प्रतिदिन और खाई बढ़ती जा रही है। आप किस खाई की बात कर रहे हैं? नहीं, आपस में जो इनका मतभेद था ना कि प्रदेश और देश की जो आपस के जो इनके रिश्तों को लेकर, सत्ता को लेकर, ये आपस की वही जो पुरानी बात, संगठन बनाम सरकार की बात। बिल्कुल, संगठन बनाम सरकार जो दिल्ली से और प्रदेश में चल रहा है उसी का परिणाम ये भी है। अब वो मतभेद आपस में मनभेद होता जा रहा है और वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं।
अब भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो भी विपक्ष में बोलना शुरू कर दिए। यूपी नजूल जमीन विधेयक पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया है, ये सब समाजवादी पार्टी का दुष्प्रचार है। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया। संगठन और सरकार के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कहा, संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, इसीलिए डिप्टी सीएम। नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। तो बाहर क्या आपकी पार्टी के ही लोग कुछ विरोध कर रहे हैं? ये सब समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफाचट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके गुमराह करके कुछ सीटें जेदा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। इससे संगठन और सरकार के मध्य जब संगठन की बैठक में विषय आता है तो उसमें संगठन बड़ा होता है। सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। मैं भी संगठन का कार्यकर्ता ना होता तो मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं होता। भारत माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लखनऊ में महिला के साथ बदसलूकी मामले में कांग्रेस ने 14 आरोपियों के नामों की लिस्ट जारी की है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई नाम बताए थे। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान शर्मसार करने वाली तस्वीरें आने के बाद सियासत गर्म है। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि लखनऊ में लड़की के साथ अभद्रता और छेड़खानी की घटना को पूरी दुनिया ने देखा। जब सरकार की किरकिरी हुई तो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 नामों का जिक्र किया, लेकिन बाकी आरोपियों का जिक्र नहीं किया है। प्रताप गढ़ी ने जिनके नाम का जिक्र किया वो हैं सुनील कुमार, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी। महिलाओं से बदसलूकी मामले में सीएम योगी ने विधानसभा में आरोपियों के नाम बताए थे। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी और कल की जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। और अयोध्या गैंगरेप मामले में सियासत गर्म है। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। योगी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या रेप पीड़िता की मां से मुलाकात की। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सीएम योगी ने कल ही कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया था। सीएम ने कहा था कि अयोध्या में दुष्कर्म करने वाले समाजवादी पार्टी के करीबी है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने रेप पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने और दोषियों को फांसी देने की मांग की। एबीवीपी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में ग्रामीणों ने आज पुलिस पर पथराव किया, जिसपे कई पुलिस वाले घायल हो गए। पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट। तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की है, जहां लोग पुलिस पर पथराव पर उतर आए। ये गुस्सा बांसवाड़ा से प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट से होने वाले विस्थापन के खिलाफ। एक तरफ ग्रामीणों का पथराव चल रहा था, दूसरी तरफ पावर प्लांट से विस्थापित होने वाले लोगों ने हाईवे को जाम किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। हंगामे के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया, जिसके बाद लोग भागने लगे। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए 3 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया।
हंगामे के बाद पुलिस ने कई महिलाओं को भी हिरासत में लिया। महिलाओं को गिरफ्तार करने में महिला पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच पथराव कर रहे कुछ लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने सड़क जाम कर रहे लोगों को हटाने के लिए पहले तो आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो उसने लाठीचार्ज कर दिया। ग्रामीणों के पथराव में 3 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि छोटी सरवन क्षेत्र में 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है। मुआवजा देने के बाद भी ग्रामीणों ने अड़ंगा डाल रखा है। TV9 से हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा है तबाही के बाद 36 लोग लापता है। सुक्खू ने बताया कि अब तक 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। सीएम ने केंद्र सरकार से पूरी मदद मिल रही है, इस बात की जानकारी दी है। तबाह स्कूल के बच्चों की दूसरे स्कूल में शिफ्टिंग हो गई है। त्रासदी जो यहाँ पे हुई है, 36 लोग मिसिंग है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मौसम साफ हुआ, पिछले कल 4:45 बजे ये त्रासदी आई है। बहुत भयंकर बादल फटा है। एक ही नाले के इर्द गिर्द 36 लोग मिसिंग है। 3 डेड बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और जो जिनका कुछ नहीं बचा उसके लिए मैंने अभी राहत की घोषणा की है। निश्चित तौर पर यह बड़ी दुखदायी घटना है। तो टोटल डेथ सर कितनी हुई है अभी तक? अभी तक 4 बॉडी को रिकवर कर लिया गया, 49 मिसिंग है। केंद्र सरकार से आपको कितनी उम्मीद है और कितनी आपने उनसे मांग रखी है कि हमारे ये राशि, सहायता राशि दी जाए? केंद्र सरकार के सभी लोगों से मेरी बात हुई है। सभी प्रकार की अभी हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो उसकी सहायता राशि हमें उपलब्ध करवाई जा रही है। धन्यवाद। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मतलब कैसे कैसे टीमें कितनी बनी हैं उसके बारे में? रेस्क्यू ऑपरेशन में आप अपने आप देखिए, सारी टीमें लगी है। जो भी जरूरत है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काम कर रहे हैं। सर, जैसे स्कूल भी उसको प्रभावित हुआ, काफ़ी बच्चे 8 मिसिंग है, तो स्कूल के लिए क्या प्रबंध किया जा रहा है अभी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा? उन बच्चों को हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे स्कूल में और उनके लिए जो सुविधा है, जब तक ये स्कूल बन नहीं जाता तब तक हम बस सुविधा और गाड़ी की सुविधा देंगे। कुछ राशि फिर भी बता सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कितनी मांग कर रहे हैं? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये बरसात हमारी अगस्त तक चलती है। अगस्त के बाद जब कोई और ज़्यादा लास्ट में असेस होता है फिर उसके बाद होता है। और हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में हुई त्रासदी के बाद 8 स्कूली बच्चे भी लापता हैं। इनमें से कई बच्चे स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं TV9 संवाददाता हरपिंदर टोहड़ा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे जब इतने हालात खराब हुए हैं और आपके स्कूल की बिल्डिंग को भी बहुत नुकसान पहुंचा है? सर, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत हताश हूँ। मतलब बिल्डिंग तो मेरी गई, लेकिन यहाँ जो हमारे पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे थे, मतलब उनकी जान भी चली गई। हमें पता चला कि 8 बच्चे। हाँ जी सर। और जो बच्चे थे वो सारे हमारे स्पोर्ट्स में मतलब बहुत अच्छे थे। मतलब उन्होंने स्टेट लेवल में कई बार अपना पार्टिसिपेशन किया है और मतलब अभी भी हमारी जो वॉलीबॉल की टीम है वो ब्लॉक से मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए चुनी हुई थी, जिसमें हमारे 3 खिलाड़ी जो है अभी रह गए। तो तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे ये बच्चे जो हैं अभी लापता हैं, जहाँ पे ये स्टडी करते थे और इसमें जो बादल फटने के बाद मलबा ऊपर से आया, पानी आया, तो उसके साथ ये बच्चे भी जो हैं उनके साथ ही बह चुके हैं। और ये तस्वीरें 3 बच्चों की तस्वीरें हैं और इनके मुताबिक जैसे ये बता रहे कि स्पोर्ट्स में ये लड़कियां बहुत अच्छी थी और स्टेट लेवल तक भी ये बच्चियां जो है खेल चुकी हैं। कुल्लू में बादल फटने की घटना के बाद आज 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 35 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 4 लोगों को नई जिंदगी मिली। जैकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफ़ी हेल्प की और आगे भी आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सेवा देते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जुबान पर शुक्रिया है, आंखों में नई जिंदगी की चमक है। 35 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद ये वो 4 लोग हैं जिन्हें कुल्लू के मलाना बांध से रेस्क्यू किया गया। NDRF, होमगार्ड और स्थानीय बचाव दल की 20 लोगों की टीम की मदद से इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। आपको बता दें कि पार्वती घाटी के मलाना वन जल विद्युत परियोजना में बादल फटने के बाद कुल 33 लोग बांध में फंस गए थे, जिनमें से 29 को कल बचाया गया था, लेकिन बाकी 4 लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। चारों लोग 31 जुलाई रात 10 बजे से यहाँ फंसे हुए थे। तबाही की तस्वीरें अब भी दिल दहला देने वाली हैं। बरसाती नाले तेजी से बह रहे हैं। आपको बता दें कि तबाही स्थानीय टनल तक पहुँच गई है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में बलाधी गाँव में एक सरकारी स्कूल, 2 मंदिर, 8 मकान बह गए।
केरल के सभी सांसदों ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और आपदा प्रभावित वायनाड में एनटीए सेंटर को बहाल करने की मांग की। सांसदों ने नड्डा से 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी की परीक्षा के लिए लगातार बिजली बहाली की भी मांग की है। केरल के इन सांसदों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब राज्य में कई जगहों पर आफत की भयावह तस्वीर दिख रही है। मुलाकात का मुद्दा राहत की तलाश है जो वक्त की दरकार है। नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त को 2 पालियों में होने वाली है। जानकारी के मुताबिक केरल के कई छात्रों का परीक्षा केंद्र आंध्र प्रदेश में कर दिया गया था, जिसके बाद सांसदों ने छात्रों की मांग पर राज्य के अंदर ही सभी परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि केरल के करीब 10,000 छात्र हैं जो परीक्षा केंद्रों की दूरी से परेशान हैं। जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि वायनाड में ही परीक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले सांसदों में शशि थरूर, एंटो एंथनी, हेबी ईडन और बेनी बेहनन भी शामिल थे। केरल में भारी बरसात से भी आवाजाही प्रभावित है। सांसदों ने जेपी नड्डा से परीक्षा की तैयारियों के लिए बिजली सप्लाई की भी मांग की, जो फिलहाल त्रासदी के चलते लगातार बाधित हो रही है। और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नदी पार करना स्कूली बच्चों की मजबूरी बन गया है। वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। बारिश रुक नहीं सकती, कुदरत का ये अपना काम है। बच्चे रुक नहीं सकते क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। बच्चों की लगन देखिए, बारिश के बीच छाते के साथ बच्चे नाव में ऐसे ही रोज सवार होते हैं, शक्कर नदी को पार करते हैं। बारिश तेज होने की वजह से ये कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि नाव का चलना भी तेज बारिश में मुश्किल हो जाता है। यानी जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। टीचर्स के फोन आते हैं रोज कि आप स्कूल आइए, पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं और ये नदी का सामना करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 2018 में नरसिंहपुर जिले की इमलिया से जैथारी शक्कर नदी पर पुल बनाने का काम प्रस्तावित है। नदी में खड़े ढांचे इसकी गवाही दे रहे हैं। पुल का निर्माण 6 साल से चल रहा है, लेकिन ये शुरुआत कभी संपन्न होगी, यकीन के साथ कोई भी कहने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल का पश्चिम मिदनापुर इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। 2 पंचायतों को जोड़ने वाला एक बांस का पुल भी आज बाढ़ के पानी में बह गया। बाढ़ की हालत एक बार फिर पश्चिम मिदनापुर में गंभीर हो चली है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। अचानक जल स्तर बढ़ने से देख सकते हैं कि गैरर घाट के पास बना अस्थायी पुल सांको नदी के तेज बहाव में बह गया। बांस के पुल को लोग स्थानीय भाषा में सांको कहते हैं। बताया जाता है कि महीनों की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही बांस के अस्थायी सांको का निर्माण किया था। इससे होकर खानाकुल और घाटल के रहने वाले आ रहे थे, लेकिन बांस के पुल के बहने से लोगों की मेहनत पर भी पानी फिर गया। आपको बता दें कि लोगों की सुविधा के लिए नाव सेवा शुरू की गई है। लोगों की मांग है कि खानाकुल और घाटल के बीच स्थायी पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि हर साल उन्हें बाढ़ में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बीच मानसून की वजह से दक्षिण पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। 24 घंटे में लगभग 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक बर्धमान, पानागढ़ और श्रीनिकेतन में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। बांग्लादेश में आज फिर हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। ढाका में शांतिपूर्ण विरोध रैली में हुए शामिल छात्र। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की बर्बरता देखी गई। बांग्लादेश पुलिस ने गोलियां और आंसू गैस के गोली दागी। पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी छात्र भड़क गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश के ढाका की, जहां पर देखिए किस तरह से बहुत ज्यादा वहां पर छात्रों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल ये 3 तस्वीरें आपको इस वक्त बांग्लादेश के ढाका के हालात बता रही है। बांग्लादेश में आज फिर हजारों छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में ढाका में शांतिपूर्ण विरोध रैली में ये छात्र शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन ज्यादा देर तक शांतिपूर्ण नहीं रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की, कठोर कार्रवाई की और बांग्लादेश पुलिस ने गोलियां दागी, आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़का। पुलिस की कार्रवाई के बाद छात्र और ज्यादा भड़क गए।
और पुणे में एक बच्ची की दर्दनाक मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसे देखकर हर किसी का कलेजा फट जाएगा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड शहर से सामने आई हैं, जहां लोहे का भारी भरकम गेट गिरने से 3.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि साइकिल चला रहा एक लड़का खेलते खेलते लड़की के पड़ोस के घर में चला गया। उसी के पीछे पीछे बच्ची और दूसरी लड़की दौड़ने लगती है। तभी लड़का लोहे के स्लाइडिंग गेट को खींचने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद बच्चियों में से एक बच्ची पर वो लोहे का गेट गिर गया। बच्चों की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े और उसे निकाला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये दर्दनाक घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बच्ची का नाम गिरिजा गणेश शिंदे बताया जा रहा है। हादसे के बाद शिंदे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटनावश मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि इमारत के मालिक को पता था कि गेट खराब है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी में लगे एक दारोगा जी डीजे की धुन पर नाच उठे। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान दरोगा साहब की ड्यूटी ट्रैफिक कंट्रोल करने की लगी। इस दौरान डीजे के धुन पर कांवरियों का रेला आया। फिर क्या था, शिव नाम की धुन की मस्ती दरोगा बाबू पर ऐसी छाई कि वो भी कांवरियों के साथ झूम उठे। कांवड़ यात्रा अंतिम दौर में है। पुलिस प्रशासन यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटी है। इस बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में भगवान भोलेनाथ के भक्त अलग अलग अंदाज में देखे जा रहे हैं। इन सबके बीच पुलिस भी अपनी पूरी भागीदारी निभा रही है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि दरोगा बाबू का नाम अकरम अहमद है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भगवा रंग में रंगा है। कांवरियों के साथ शिव आराधना में लगा है। जहां हर तरफ शिव नाम की धुन हो, हर जगह शिवमय हो, तो फिर अकरम कैसे पीछे रहते। क्या कभी आपने भालू को फ्रिज खोलकर दूध पीते हुए देखा है? यकीनन नहीं। राजस्थान की इस रिपोर्ट में ये देखिए। ये वीडियो है राजस्थान के सिरोही का, जहां होटल के रिसेप्शन पर भालू की एंट्री होती है। भालू सीधा रिसेप्शन पर रखे फ्रिज के पास जाता है और उसे खोलता है, जैसे कोई इंसान फ्रिज को खोलता है। भालू इसके बाद फ्रिज से दूध का पैकेट निकालता है और उसे पीता है। बताया जाता है कि हिल स्टेशन आबू में जंगली जानवरों की आवाजाही अक्सर ही आबादी क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसमें भालू सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। गुरुवार की रात ये भालू एक होटल में दाखिल हो गया और थोड़ी देर घूमकर होटल के चौकीदार के जगने पर चला गया। गौरतलब है कि भालू अक्सर ही खाने पीने की तलाश में माउंट आबू में आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। वन विभाग द्वारा लोगों को भालू के आवाजाही के दौरान छेड़छाड़ न करने और सतर्कता बरतने की अपील की जाती है।